देखो, एपी के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे पूरे एक वीडियो में। ठीक है, एपी से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम से रिलेटेड उसी को कवर करेंगे। थोड़ा उससे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़े हैं कि कोई भी नंबर्स का सीरीज एपी में तभी होगा जब उस दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, सेम हो सब में, है ना। जैसे मान लो कोई नंबर का हम सीरीज लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 2 4 6 8 10, इस तरह से लिख रहा है। यहाँ पे देखो कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म लोगे, कोई भी दो कंजिक्यूटिव, मान लो ये दोनों लिया, लेकिन कंजिक्यूटिव ही लेना पड़ेगा, लगातार वाला नहीं। 4 और 6 का डिफरेंस करोगे तो 2 आएगा, चाहे ये दोनों लोगे तो 8 और 10 का डिफरेंस करोगे तो 2 आएगा, चाहे दोनों का डिफरेंस करोगे तो 2 आएगा। अब ये और ये का डिफरेंस मत कर देना, नहीं ये कंजिक्यूटिव लेना हुआ। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस। तो यहाँ देखो, यहाँ जो नंबर का सीरीज गिवन है उसमें कंजिक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर का जो सीरीज है वो क्या चीज़ में, एपी में है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर क्या है, सेम आए, तो ये सीरीज क्या में होगा, एपी में होगा। और जो इसका डिफरेंस है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखो, यहाँ कोई भी दो टर्म्स लोगे, मान लो कि 2 और 4 लिए, देखो यहाँ 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा, लेकिन 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। तो दोनों में तो अंतर है। मैथ है तो निगेटिव पॉजिटिव भी मायने रखती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट टर्म इसको बोल सकते हैं, ये सेकेंड में लिखा हो तो सेकेंड टर्म बोल देते हैं इसको, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को माइनस किया तो निगेटिव में आया, लेकिन सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो पॉजिटिव में आया। ठीक है, यहाँ एक बार नंबर की सीरीज पे गौर करो तो ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं यहाँ नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो आएगा, ये देखो पॉजिटिव में आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं। तो ये अगर मान लो कॉमन डिफरेंस हम निकाले, तो अगर पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव है ना, +2, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो नंबर का सीरीज है क्या चीज़ में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, नहीं। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी जो है पॉजिटिव आए तो जो एपी का सीरीज होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और अगर कॉमन डिफरेंस अगर निगेटिव आए तो हमारा जो एपी का सीरीज होगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यही सीरीज हम लिखते हैं 4 2 0 -2 -4। ठीक है, तो यहाँ नंबर्स का देखो, यहाँ नंबर जो उसका सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ डिफरेंस निकाल के चेक करो। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, जैसे यहाँ पे किसमें डिफरेंस निकालें, पहले सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म। तो यहाँ भी सेकेंड टर्म पहले 2 है, फिर फर्स्ट टर्म 4 है, तो माइनस करो तो -2 आया। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2। ठीक है, तो ये हम फिक्स कर लेंगे, जब भी कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया था, ए से। तो सेकेंड टर्म है तो E2, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, नहीं। वैसे हम कोई भी दो टर्म्स ले सकते हैं। तो मान लो कि हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, अगर कोई थर्ड टर्म लेंगे तो वो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड टर्म। ठीक है, इससे ऐसा कॉमन डिफरेंस आएगा जो हम बता देंगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू देख करके कि जो नंबर का सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, मान लो कोई नंबर का सीरीज है, जैसे यही सीरीज है 2 4 6 8 10 इस तरह से है। ये हमारा फर्स्ट, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 4 -2 बराबर 2 आया। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 2, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखोगे गौर से तो सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म कितना है, 6 है। अब इसी तरह से तुमको मान लो पूछ दिया जाए कि बताओ कि इसमें जैसे 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म पूछ देगा कि बताओ सेवन्थ टर्म कौन सा होगा, या फिर पूछ देगा कि बताओ 50वां टर्म, फिफ्टीथ टर्म कौन सा होगा, नहीं 50वां टर्म बताओ क्या होगा, या 100वां टर्म बताओ क्या होगा। ठीक, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, हम पढ़े हैं कि अगर कोई भी नंबर का सीरीज अगर एपी में है तो उसका कोई भी टर्म अगर हमको पता करना है, नहीं, तो ए एन इक्वल टू हम पढ़े हैं कि a + n - 1 × d, ये पढ़े हैं। यहाँ ए एन की जगह कहीं टी एन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ए एन लिखो या फिर टी एन लिखो, सेम बातें हो गई। ठीक, ए एन की जगह पे यहाँ पे इस तरह से टी एन भी लिखा, टी एन बराबर a + n - 1 × d, ये फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, ए हो गया हमारा क्या चीज, ये ए हो गया फर्स्ट टर्म, ये एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, कॉमन
डिफरेंस, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नहीं, नंबर किसी मान लो यहाँ -2 लिखा है तो ए फर्स्ट टर्म निगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। नहीं, और जैसे मान लो कोई नंबर का सीरीज है 1 1 1 1, देखो तो क्या ये नंबर का सीरीज एपी में है? ये ना तो इंक्रीजिंग में है ना तो डिक्रीजिंग में, लेकिन ये एपी में है, क्योंकि एपी किसको बोलते हैं? एपी का डिफिनीशन है कि किसी भी दो कंजुगेट टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 0, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 0। तो ये नंबर का सीरीज भी क्या चीज़ में है? एपी में है। नहीं तो डी जो है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या होगा? जैसे पूछेंगे इसमें कितने टर्म है, यहाँ तक डॉट डॉट नहीं दिया है, पूछेंगे कितने टर्म्स है तो काउंट करो मैंने 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 5 टर्म्स है। मान लो हम अपने क्लास में बॉयज़ की संख्या काउंट करनी है तो बॉयज़ की संख्या काउंट करोगे या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 4 5 इस तरह से होगा। ऐसा होगा कि -5 नंबर ऑफ बॉयज़ है, कभी नहीं हो सकता है। ऐसा होगा 5/2 है नंबर ऑफ बॉयज़, नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो उसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स भी जो है, ये तो टर्म्स, ये तो नंबर्स की संख्या बताता है ना कि कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये n जो है ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा ना 0 होगा, नहीं कोई एक ये नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा? कोई एक नेचुरल नंबर, या तो 1 होगा, 2 3 4 5 6 इस तरह से, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ना ही 0 हो सकता है, ना ही माइनस में आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर का कोई भी नंबर का सीरीज अगर पी में हो तो उसका nth टर्म निकालना हो तो a + n - 1 × d। नहीं, जैसे इसी में मान लो नंबर का सीरीज है, इसमें तुमको 50th टर्म पूछते हैं। कौन सा टर्म? 50th टर्म। नहीं तो पहले a d कितना दिया यहाँ पे लिख देंगे, a इतना है, a d इतना है, लिख दिए, ठीक। अब इसमें तुमको 50 टर्म का सम पूछ रहा था। हम जानते हैं कि सिंस an बराबर होता है a + n - 1 × d, तो a 50 बराबर क्या होगा? a की जगह क्या डालोगे? 2 + n की जगह क्या डालोगे? n 50 टर्म पूछ रहा है, n की जगह 50 - 1 और d की जगह क्या डालोगे? 2। नहीं तो 2 + 50 में से 1 जाएगा तो 49 है, 49 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98, तो कितना हो जाएगा? 100। नहीं तो इसके 50 टर्म में क्या लिखा होगा? 100। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी नंबर का सीरीज रहा, कैसा भी नंबर का सीरीज दिया रहे, काम इसमें कोई भी टर्म्स पूछे सब में इतना ही करना रहेगा। क्वेश्चन बदलेगा कैसे? इसमें मान लो यहाँ पे 2 4 6 8 के बदले यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर का सीरीज रहे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस करके फर्स्ट टर्म देखेंगे जो है वो लिख देंगे, कोई भी टर्म पूछे ये फॉर्मूला लगा देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए एन क्या रिप्रेजेंट करते समझ में आना? नंबर ऑफ ये टर्म्स को, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 50 टर्म्स, 50वां टर्म निकाल रहे हैं, 50th टर्म्स निकाल रहे हैं, नहीं 50th टर्म निकाल रहे हैं, तो 50 टर्म्स निकाल रहे थे, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं nth टर्म्स को। नहीं किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला nth टर्म्स को। तो अब बात आती है, अगर मान लो कोई नंबर का सीरीज अगर दिया हुआ है, उस सीरीज में से कोई भी टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो हम काम निकाल सकते हैं। अब मान लो सारे के सम निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? सारे नंबर का सीरीज जो एपी में है, जो एपी में रहेगा उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो नंबर का सीरीज एपी में है उस सारे नंबर्स का सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलो मान लो कोई नंबर की सीरीज है, जैसे यही है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से नंबर के सीरीज है, ठीक ना। इस तरह से मान लो 50th टर्म्स लिखा हो, इस तरह से कितना टर्म लिखा? 50 टर्म्स लिखा है, ठीक। अब बोल रहा है कि सारे का सम करके बताओ, तो सारे का सम करना है तो सम के लिए फॉर्मूला बने हैं, ठीक कि कोई नंबर का सीरीज अगर पी में हो तो nth टर्म का सम होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें एक और होता है कि मान लो कि n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, या एक ये भी फॉर्म होता है n/2 फर्स्ट टर्म को में से a भी लिखते हैं, लास्ट टर्म को an भी लिखते हैं, n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को l भी लिखते हैं, ठीक है। ऐसा बराबर हम इसमें से कुछ भी हम लिख सकते, सब सेम ही है ना। इसमें से ये दो हमेशा याद रखोगे, ठीक है, ये दो ही है, इसी को हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे वर्ड में लिखे हैं, यहाँ सिंबल में लिखे हैं, लास्ट टर्म को an भी बोलते हैं चाहे l भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी नंबर की सीरीज अगर ये पी में हो उसका सम निकालने के लिए पूछा जाए तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं।
इसमें कभी नंबर एपी में जो नंबर है उसकी सीरीज का सम दे देगा, कभी एन गायब कर देगा, कभी ए गायब कर देगा, डी गायब कर देगा। तो अलजेब्रिकली हम सॉल्व करेंगे इधर सीधा ट्रांसपोज करके, ठीक है। देखो जैसे हम पार्टिकुलर नेचुरल नंबर का सम कर रहे हैं, मान लो नेचुरल नंबर का सीरीज है। नेचुरल नंबर तो जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 इस तरह से 50 तक लिखा है, 50 टर्म्स लिखा है। टोटल कितना टर्म्स लिखा है? 50 टर्म्स लिखा है, 50 टर्म्स तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सब जो नेचुरल नंबर है 50 तक है ना, उस सारे का सम करके बताओ। नहीं 1 + 2 + 3 से जम करेंगे, 1 और 2 3 जोड़ेंगे तो 6। तो इस तरह 50 ठो लिखा हुआ, 50 का सम करना है। तो सम करना है तो ये सीरीज एपी में है। नहीं तो हम जानते हैं कि जो सीरीज एपी में है उसके लिए सम करने के लिए एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। देखो तो n 50 तक बोल रहा है, स्टार्टिंग से ना, फर्स्ट से है ना, 1 फर्स्ट मतलब क्या, 1 से स्टार्ट है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से, ठीक है। इसको हम लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि किसको सम करना है? सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। देखो फर्स्ट मतलब होता है स्टार्ट से, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, तो वहाँ से हम सम कर रहे हैं कहाँ तक? 50 नेचुरल नंबर को सम कर रहे हैं। तो देखो n/2 है तो क्या लिखोगे? 50/2 इंटू 2a मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 1 प्लस n-1 मतलब क्या हुआ? n-1 मतलब क्या हुआ कि टोटल कितना टर्म का हम सम, n मतलब 50 टर्म का निकाल रहे हैं ना, तो 50 में से एक किया तो 49 इंटू डी देखो 2 में से एक किया तो 1, 3 में से 2 किया तो 1, 49 इंटू 1, ठीक है। तो 50/2 इंटू यहाँ 2 + 49, ठीक है। तो 50/2 इंटू 49 2 ऐड कर देंगे तो 51, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ गौर करो कि 50/2 इंटू क्या आया था? 51, ठीक है। अब मान लो कि ये 50 नहीं 60 टर्म तक का सम रहता है, कितना तक? 60 टर्म्स का। तो हम क्या लिखते देखो यहाँ से 60/2 इंटू 2a की जगह 1, फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा ना, प्लस n-1, तो 60 - 1 तो कितना होता है? 59 इंटू डी की जगह क्या आएगा? 1 आएगा ना, कॉमन डिफरेंस तो 1 है। तो यहाँ देखो 2 से इसको फिर अभी काटो मत, 60/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू कितना आएगा? 59/60, ठीक है। सॉरी 59/59 ना होगा। अब 60 यहाँ प्लस है ना, 2 + 59, 60 इंटू 61/2। यहाँ देखो जब हम 50 टर्म्स का सम किए थे आया था 50 इंटू 51/2। जब 60 टर्म्स का सम किए तो 60 इंटू 61/2। नहीं सिमिलरली अगर 70 टर्म्स का हम ऐड करते तो क्या आता? 70 इंटू 71/2। देखो इसकी सिमिलरली अगर कंपेयर करें 50 टर्म्स का 50 इंटू 51, 60 इंटू 61, तो 70 टर्म का सम करेंगे। अगर 70 टर्म्स का तो क्या आएगा? 70 इंटू 71/2 करके देख लो, यही आएगा, ठीक। लेकिन ये पर्टिकुलर है, किसके लिए आ रहा है? अगर हम नेचुरल नंबर का सम करेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर, फर्स्ट से नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब वैसा ही आएगा। तब हम देखो एक सिर्फ पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के लिए हमको एक यहाँ से फॉर्म मिला कि अगर मान लो कि 100 नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग से, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का अगर सम करना रहेगा तो कितना आएगा? एक लाइन में लिख सकते हैं कि 100 इंटू 101, एक ज़्यादा कर देंगे ना, 70 तो 71/2। नहीं इसी तरह सोच लो कि n नेचुरल नंबर का सम करेंगे, कितना? n, जैसे पहले 100 नेचुरल नंबर था, अब हम बोल रहे n नेचुरल नंबर या x नेचुरल नंबर है। नहीं मान लो x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की संख्या कितनी है? x, उसका सम करना है तो x इंटू एक बढ़ाएंगे तो x + 1, नहीं अब आएंगे 2। तो इसी तरह सोचो कि n नेचुरल नंबर है हमारे पास, उसका सम करेंगे तो कितना आएगा? n इंटू n + 1/2। n नेचुरल नंबर का सम लिखा हो, लेकिन लिखा हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या चीज? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा? n इंटू n + 1/2। तो यहाँ से एक शॉर्टकट फॉर्म मिला सिर्फ पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के सम के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम कई चीज़ें पढ़ें कि nth टर्म अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्म आएगा a + n-1 इंटू डी। अगर nth टर्म का सम करना है उसके लिए n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। एक और पढ़े इसमें n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। या फिर ये पढ़ें कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? n इंटू एक बढ़ा देंगे n+1/2। तो इतना फॉर्म हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई देखेंगे कैसे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि n बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। अगर मान लो a 15 निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? a +
15 एन की जगह 15 लिखोगे, 15 में से 1 जाएगा तो 14 डी नहीं आएगा। अभी ए और डी की वैल्यू नहीं दी है, बस एन की जगह। अब अगर मान लो ए 17 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ए प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16 डी नहीं। देखो ए 17 है तो ए प्लस 16 डी, ए 15 रहेगा, ए 15 था तो ए प्लस 14 डी। इसी तरह सोचो ए 18 रहेगा तो क्या आएगा, ए प्लस 17 डी नहीं। अगर ए 20 रहेगा तो क्या आएगा, ए प्लस 19 डी। मतलब यहाँ 20 रहेगा तो एक माइनस कर देंगे, देखो नहीं 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इतना फॉर्म याद रखोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑन ऑफ एन ए पी इन विच इतना A18 माइनस A14 बराबर 32। देखो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तुमसे, ये गिवन है। तो देखो हम जानते हैं कि अगर A18 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17 डी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक है। यहाँ A14 में क्या लिखेंगे, A प्लस 13 डी बराबर 32। देखो जब भी क्वेश्चन पूछा है तो जो गिवन है उस पर काम किया करो, और दूसरा जो इसमें प्रॉपर्टीज होता है उस पर काम किया करो, ठीक है। ये गिवन था, अब इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है कि A18 है तो हम ये लिख सकते हैं कहाँ से, an इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, वहाँ से लिख सकते हैं, लिख के रखिए। अब आगे देखो ये क्वेश्चन तुमको खुद बोला कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, देखो a प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 13 डी बराबर 30। तो देखो ए से कैंसिल, 17 डी में 13 डी जाएगा तो कितना, 4 डी बराबर 32। तो यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा, 32/4 बराबर 8। तो डी बराबर कितना आ गया, 8, ठीक है। देखो आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया कैसे प्रैक्टिस करना है। देखो इसमें बोल रहा है 2 एपीज है, तो 2 एपीज है तो इसका मतलब नंबर के 2 सीरीज होंगे नहीं। मान लो एक नंबर का सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ, एक नंबर का सीरीज यहाँ पे लिखा, ठीक है। 2 एपीज है हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस सेम है, इसमें डिफरेंस है, मतलब इसमें डिफरेंस अगर 2 आ रहा है इसमें भी डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन आपको तो पता नहीं कितना डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है इस दोनों का। तो मान लो इसका भी डिफरेंस डी है तो इसका भी डिफरेंस डी है, क्योंकि डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स भी लिख सकते हो दोनों में, लेकिन यहाँ सिंबल है कि डी, डी भी तो वेरिएबल्स ही है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो डी मान लिए। आगे देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। इस जो नंबर का सीरीज लिखा हुआ है तो इसके इस सीरीज के फर्स्ट टर्म में -1 लिखा हुआ है, इसमें कितना लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंस कितना है, डी है। तो तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इसका भी फोर्थ टर्म निकालना है, इसका भी फोर्थ टर्म निकालना है, दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखो अब जो गिवन है उसके अनुसार हम जानते हैं कि सिंस फोर्थ टर्म निकालना तो फोर्थ टर्म तो निकालोगे ना, इसका भी फोर्थ टर्म निकालेंगे, इसका भी फोर्थ टर्म निकालेंगे, उनको माइनस कर देंगे, सिंपल कर जो प्रोसेस है वही चलेगा, इसी चलेगा, कोई नया चीज़ नहीं इंक्लूड होगा। तो हम जानते हैं कि सिंस ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो फॉर फर्स्ट ए पी, पहले वाले ए पी के लिए अगर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d लिखेंगे। तो ए है हमारा कितना, -1 और +3 डी की वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो देखो A4 कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलो अब इस एपी में हम फोर सेकेंड एपी, दूसरे वाले सीरीज के लिए अगर हम A4 निकालें तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3d लिख सकते हैं। तो ए तो हमको मालूम है -8 है, तो -8 प्लस 3d। देखो इसका फोर्थ टर्म कितना आ गया, -8 प्लस 3d, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों का फोर्थ टर्म आ गया, दोनों का फोर्थ टर्म निकल गया। क्वेश्चन में जैसे बोला था फोर्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म निकाले, क्वेश्चन बोला था ना कि डिफरेंस निकालना है दोनों के फोर्थ टर्म का। अभी दोनों के फोर्थ टर्म निकल गया, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे नहीं। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंस, तब इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस बराबर नहीं, यहाँ डी मत लिखो, डी लिखेंगे तो एपी का कॉमन डिफरेंस, यहाँ लिखो डिफरेंस निकालना है ना, तो पहले ये लिखेंगे -1 प्लस 3d, और डिफरेंस निकालना तो पीछे माइनस होगा इसलिए ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, -8 प्लस 3d, ठीक है। ब्रैकेट हटाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +8 हो जाएगा, ये -3d हो जाएगा। देखो -3d प्लस 3d कैंसिल, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा तब। तो दोनों एपी के सीरीज के जो दोनों सीरीज जो थे पी के, उसके जो फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हम हमेशा बोलते हैं कि जो गिवन है उस पर काम किया करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में एकदम सिंपली गिवन है कि 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स किसका करता है, सेवंथ टर्म का, ठीक है। सेवंथ टर्म का 7 टाइम्स,
ठीक। इज इक्वल, कितना आसान से लिखा हुआ, इज इक्वल, इज इक्वल टू देती हम मैथमेटिकली लिखेंगे ना 11 टाइम्स, 11 टाइम्स किसका, 11 टाइम्स 11th टर्म, नहीं 11 टाइम्स किसका, 11th टर्म का। देखो लैंग्वेज ऐसे लिखा हो जो तुमको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन हम मैथमेटिकली लिख के सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन इट्स 18th टर्म विल बी, तब पूछ रहा है इसका 18th टर्म क्या होगा, 18th टर्म, ए 18th पूछ रहा है, ठीक है। 18 इक्वल टू व्हाट, तो ये तो बाद में निकलेगा, हमको ए 18 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 17 डी, तो ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 टाइम्स 7 टर्म, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये वहीं लिखेंगे, हम तो मैथमेटिकली लिखेंगे, तो 7 टाइम्स मतलब क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई किस में, 7th टर्म में, तो ए 7 इंटू ए 7 बराबर 11 इंटू ए 11, ये क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये समझने के लिए यहाँ लिखे थे, डायरेक्टली ये लिखेंगे। देखो 7 इंटू ए 7 मतलब क्या होता है, ए प्लस 60, 11 इंटू ए 11 मतलब क्या हो गया, ए प्लस 10d, ठीक है। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7a प्लस 42d बराबर 11a प्लस 110d, ठीक है। अब ए वाले को एक साथ रखेंगे, ए वाले को एक साथ रखते हैं, इस ए को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 40, ए को भी इधर ले आते, डी को भी इधर ले जाते ताकि दोनों एक साथ माइनस, इधर क्या बचेगा कुछ नहीं तो 0, तो 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस 42d। अब 11a में से 7 a गया तो 4a, और 110d में से 42d जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस करो, 10 में से 0 गया तो 8, यहाँ कितना हो गया 7, मतलब 10 में से 4 जाएगा तो 6, 68d, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर a निकालोगे यहाँ से तो क्या लिखोगे, 68d को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 4a बराबर माइनस 68d, तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, माइनस 68d बाई 4 से ये जा रहा है तो काट दो, a बराबर कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 से 1 जा माइनस 17d। देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 17d। देखो यहाँ ना a पता था ना d पता था, इक्वेशन एक ही दिया है, तो ए और डी की तो वैल्यू निकलेगी नहीं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पढ़े हो कि दो वेरिएबल्स अगर है तो दो इक्वेशन देना चाहिए, दो इक्वेशन दिया नहीं है तो नहीं आएगा, मतलब कोई एक कंपनी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा, ए का वैल्यू डी के टर्म में आ गया, डी का वैल्यू ए के टर्म में आएगा, तो ए का वैल्यू आ गया माइनस 17d, जो गिवन था उस पर काम किए हम लोग। कैसे काम किए, A7 जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार पुट कर दिए। देखो ए की वैल्यू जैसे निकला वैसे ही लिख के रख लिए, चाहे डी की वैल्यू तुम यहाँ पे निकाले रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख लिए। अब तो आगे पेन नहीं चलेगा, अब तक इतना तक पेन चल रहा था चलाएं, अब आगे पेन कब चलेगा, अब आगे कुछ जो गिवन था उसके अनुसार तुम काम कर लिए, आगे क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है, क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है गिवन के अनुसार। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में तुमसे सीधे, तो जो पूछ रहा है वो फाइन करो सीधे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए 18th टर्म निकालो, क्या निकालने बोल रहा है, 18th टर्म, ठीक है। तो 18th टर्म निकालने के लिए पूछ रहा है ए 18 बराबर हम जानते हैं ए प्लस 17d। देखो ए की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस 17d और प्लस 17d, नहीं ये वाला 17d यहाँ लिख दिया है, ये ए की वैल्यू लिखी है। देखो माइनस 20d प्लस 20d कितना होगा 0, तो ए 18th टर्म, 18वां टर्म जो होगा उसमें उस सीरीज में क्या होगा 0 होगा, ठीक है। देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। पूछ रहा 4th टर्म बताने के लिए इंड से, इंड मतलब क्या हुआ इधर से ना, जैसे इधर से काउंट करेंगे, इधर से बोलेगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, नहीं अगर इधर से काउंट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो इधर से बोल रहा है कि चौथा टर्म पता करने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब नंबर AP के सीरीज को देखते थे इधर से हम चलते थे तो इसको फर्स्ट टर्म बोलते थे, जब इधर से चलेंगे तो इसको फर्स्ट टर्म बोल देंगे क्योंकि हमको इधर से चौथा टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम द इंड, क्योंकि हमसे इंड से पूछा जा रहा है, फ्रॉम द इंड, इंड से फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो कितना हो गया 49, ठीक है। हमको कोई भी टर्म निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए हम जानते हैं कि sin से an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो कोई भी टर्म निकालेंगे, पाँचवां टर्म छठा टर्म सातवां टर्म कोई भी निकालेंगे वो a चाहिए और d चाहिए, ठीक है। n नहीं ना चाहिए, n तो पता ही देगा ना कि 7th टर्म चाहिए कि 6th टर्म चाहिए, नहीं। तो इन से देखो फर्स्ट टर्म हो गया 49, अब d देखो d, अब d यहाँ पे कैसे निकालोगे, जब इधर से सीरीज चलते थे हम तो ये और ये लेते थे पहले, नहीं वैसे ही नंबर की सीरीज देखो क्या चीज़ में है, इधर से देखोगे तो इंक्रीजिंग में है, इधर से देखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर से देखेंगे तो इंक्रीजिंग, इधर से आएगा तो डिक्रीजिंग। तो चूंकि हम इंड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं,
तो ये नंबर का सीरीज क्या चेंज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है नहीं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 1। तो यहाँ जो हम कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालेंगे कि जो वैल्यू आए क्या चीज में आए, निगेटिव आए, नहीं समझ में आए तो ठीक है। अब तो सोचोगे कि यहाँ तो कोई है नहीं अगल बगल में, तो हम डिफरेंस निकालें। तुम कहीं भी डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, यहाँ तो 2 टर्म दिया है ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो जब इधर से लेते तो पहले ये लिखते थे तब ये लिखते थे, अब हम उल्टा ले रहे हैं इधर से, तो पहले ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे, ठीक है। -11 और -8, ठीक है, ये -11 वाला है, ये -8 वाला, बीच में डिफरेंस निकाले तो माइनस तो देंगे, तो ब्रैकेट हटा, -11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाहर -3। देखो नंबर का सीरीज क्या है, नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम इधर से ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में ही आना चाहिए। अब देखो सिंस an बराबर ये होता है, तो हमसे पूछा जा रहा है फोर्थ टर्म, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a + 3d। तो a मतलब फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 49 है, +3, और d कितना है हमारे पास -3 है, तो 49 3 3 जा 9, ये माइनस यहाँ जाएगा ना, 9 कितना हो जाएगा 40। तो इंड से अगर हमको चौथा टर्म पूछा जा रहा है, तो इंड से चौथा टर्म क्या होगा 40, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, ए दिया हुआ है, an दिया है, sn दिया हुआ है, ठीक है। और तुमसे पूछा जा रहा है कि n क्या होगा, ठीक है। इसको गौर से देखो, an को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म n, ठीक है। देखो इस सब में जो गिवन है उसके अनुसार हम जानते हैं कि an बराबर लिख सकते हैं a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ से sn बराबर भी होता है, sn बराबर होता है n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है इसीलिए हम ये फॉर्म लिखे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नहीं तो लिखते 2a + n - 1 × d वाला, ठीक है। तो देखो जो गिवन है उसके अनुसार ये लिख दिया। आपको सोचोगे कि an दिया है तो an बराबर लिखते हैं a + n - 1 × d, ठीक है। तब an की जब an को इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो देखो an की जगह 20 लिख देंगे, a की जगह लिख देंगे, ना n पता है ना d पता है, ठीक है। तो आगे कलम रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन हम जैसे ये sn गिवन है तो इसके अनुसार अगर ये लिखेंगे, तो देखो यहाँ sn की वैल्यू पता है, यहाँ n की वैल्यू नहीं पता, निकालना है, a मालूम है 1 है और an पता है 20 है। देखो सबकी वैल्यू पुट कर जाएगी तो सिर्फ n बचेगा, तो यहाँ से n आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में और भी कुछ मेंशन रहता या फिर कुछ और पूछता तो इसको भी लेके प्रोसीड करते, इसको भी लेके प्रोसीड करते हैं। यहाँ देखिए n, यहाँ देखिए sn के फॉर्म लगाने से सबकी वैल्यू आ रही है, बस n की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू ये बोल रहा है निकालेंगे। देखो इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो n की वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। देखो सबसे पहले ट्रू को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 399 × 2 बराबर n × 20, और एक को जोड़ोगे तो 21। अब 21 को भी ट्रांसपोज करोगे, 399 × 2/21 बराबर n। सॉल्व डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। देखो इसमें बोल रहा है कि डिटरमाइन एपी। डिटरमाइन एपी का मतलब क्या हुआ, नंबर का सीरीज बताना, क्योंकि एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नंबर का सीरीज बताना है कि नंबर के कौन कौन से सीरीज होंगे, नहीं तो इस तरह से नंबर के सीरीज बताना है कि नंबर का सीरीज बनाना है तुमको, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन में गिवन है कि फिफ्थ टर्म इज 19। फिफ्थ टर्म मतलब क्या हुआ, A5, ऐसे फिफ्थ टर्म कितना दिया है 19, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ द 80th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20। देखो डिफरेंस किसका दिया है, डिफरेंस किसका है, 8th टर्म का और 13th टर्म का, तो बताओ। तो डिफरेंस दिया है तो A8 - A13 लिखेंगे या A13 - A8 लिखेंगे, ठीक है। अब ये दिमाग में ये भी तो आना चाहिए ना, नहीं तो देखो यहाँ डिफरेंस जो दिया है 8th टर्म का और 13th टर्म का, तो पहले किस में लिखेंगे, तो अगर लिखा है हमारे क्वेश्चन में कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6, 6 में से 2 सब 6 पहले लिखोगे ना, फ्रॉम वाला पहले लिखते हैं ना, तो यहाँ भी किसको पहले लिखना है, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, 8th टर्म का डिफरेंस निकालना है किस में से, फ्रॉम द 13th टर्म में, तो A13 - A8 होगा बराबर 20। देखो ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, और तुमसे पूछ रहा है कि नंबर की सीरीज बताओ, ठीक है, एपी बताओ। देखो 2 इक्वेशन दिया है कि नहीं, क्योंकि A5 दिया है 19, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A + 4D बराबर 19। यहाँ देखो A13 दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं A + 12D, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट देके लिखोगे, 8 की जगह क्या लिख सकते हैं A + 7D बराबर 20, ठीक। दोनों को सॉल्व करो। अब देखो ये आगे सॉल्व तो होगा नहीं तो इसे ही छोड़ दो, लेकिन ये तो सॉल्व होगा, ब्रैकेट हटाओगे, देखो ये से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 12D में से 7D जाएगा तो क्या बचेगा 5D बराबर 20। यहाँ से D देखो 5 से ट्रांसफर होगा तो क्या बचेगा D4 आ गया। अब से D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ देखो A + 4 × 4 बराबर 19, ठीक है। तो A प्लस, अब देखो 16 आएगा, 16 तो ट्रांसपोज कर देंगे,
तो 19 माइनस 16, तो ए बराबर कितना आ गया 3। अब हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो नंबर का सीरीज नहीं बना देंगे। तो हेंस रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा, पहला टर्म 3। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, डी पॉजिटिव है ना, तो नंबर का सीरीज क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 4 क्या बढ़ते करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। इस तरह से एपी का सीरीज एक मिल गया। नहीं हो गया, हेंस रिक्वायर्ड एपी करके कैसे लिख देंगे, बात समझ में आया। देखा, जब ए और डी दोनों नहीं पता था तो 2 इक्वेशन दिया था, तभी हम ए और डी की वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, ए और डी निकलेगा। देखो यहाँ ए और डी की, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया था, तो ए की वैल्यू डी के टर्म में आ गया था, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन में ऐसा पूछा ही जाएगा जितना कैपेसिटी रहेगी क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में तुमसे एपी पूछ दिया, क्योंकि क्वेश्चन में इतना गिवन था, इसकी कैपेसिटी थी कि हम एपी का सीरीज निकाल सकते थे, क्योंकि 2 इक्वेशन दिया था तो ए और डी निकल जाता। देखो सारे क्वेश्चन में प्रोसीड करने का प्रोसेस सीखना है बस। ठीक है, कोई भी नया तरीका नहीं आएगा, जो गिवन रहेगा उसी को लेके प्रोसीड करना, चाहे कितना भी लेंदी क्वेश्चन आए तो भी। क्लियर है, जो गिवन है उसके अनुसार प्रोसीड करो। इसके बाद जब कलम रुक जाएगा तो देखना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, और भी कुछ गिवन है या फिर क्वेश्चन में जो नहीं कुछ गिवन है, जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला वो सीधे निकालना शुरू कर दो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी 7। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें बोल रहा है कि थर्ड टर्म, ठीक है, और 8 टर्म दोनों का सम जो है वो कितना दिया हुआ है 7। एक और केस दिया हुआ है, देखो कि सम ऑफ 7 एंड द 14th टर्म। समझ में आ रहा है कि सम ऑफ सेवन्थ टर्म और 14th टर्म दोनों का सम कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड 10th टर्म। तो 10th टर्म तो बाद में हम फाइंड करेंगे, पहले जो गिवन है उसके अनुसार तुम सॉल्व कर सकते हैं ना। ये सम किसका दिया है, थर्ड टर्म लिखा है ना, थर्ड एंड 8 टर्म का सम, और दूसरे केस में बोल रहा है कि 7 और 14 टर्म का सम इतना है। तो देखो थर्ड टर्म का सम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा a+2d, नहीं a3 का मतलब, और 8 का मतलब कितना हुआ a+7d। ठीक है, इक्वल टू 7। यहाँ सॉल्व करोगे तो ए के बीच में प्लस है ना, तो ए कितना हो जाएगा 2a, और 2d है 7d, कितना हो जाएगा 9d बराबर 7। इक्वेशन फर्स्ट। देखो ए और डी दोनों में से कुछ नहीं पता है, तो हम अभी कितना क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं कि ए और डी अगर दोनों नहीं पता तो एक और इक्वेशन देना पड़ेगा। देखो एक और इक्वेशन दिया है कि नहीं, तो a7 है, इसका मतलब a+6d, बीच में प्लस आएगा, a14 है तो a+13d इक्वल टू -3। ठीक है, अब यहाँ ए ऐड करोगे तो 2a 13 और 6 कितना हो जाएगा 19d बराबर -3। देखो इक्वेशन 2, अब ये एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स बन गया। नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। देखो इधर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सेम है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। नहीं, तो 2a+9d इक्वल टू 7 है, और 2a+19d बराबर -3 है। सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, नीचे में सबका साइन चेंज करोगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 19 गया तो कितना हो जाएगा -10d, इधर 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा 10/-10, कैंसिल होगा, कितना बचेगा -1, तो देयरफॉर d बराबर -1। तो d कितना क्या -1, जो वैल्यू आई वहाँ पे इसे ब्रैकेट घेर, ये रेक्टेंगल बना के घेर दोगे। अब d का वैल्यू इसमें पुट कर दो, a दे देगा हमको। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में तो सॉल्व करने आता ही है ना। तो मान लो हम इक्वेशन 1 में करते, इक्वेशन छोटा है 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d यहाँ पे लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन, चाहे फ्रॉम इक्वेशन 1 सीधे लिख दो, 2a+9 और d का वैल्यू -1 बराबर 7। ठीक है, तो 2a-9 बराबर 7, 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2a बराबर 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 9 तो 16, तो a बराबर 16/2 कितना हो जाएगा 8। देखो a और 8 निकल गया दोनों। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड 10th टर्म, क्या पूछ रहा है 10th टर्म। ठीक है, a10 पूछ रहा है, तो a+9d होगा या नहीं, a की वैल्यू 8 है और +9 और d की वैल्यू -1 है, तो 8 9 में 9 बन जाए 9। ठीक है, तो -1, तो a10 कितना हो गया, नहीं 10, लास्ट में आंसर निकले तो हेंस करके लिखेंगे, हेंस a10 बराबर इतना। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस एपी के आते हैं, जितना क्वेश्चंस इसमें बताया जाएगा सारा क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, और एक क्वेश्चन इसमें लॉन्ग आंसर में आता ही है इस चैप्टर से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि जो एपी का जो सीरीज है उसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा।
मतलब ये जो गिवन ए पी है हमारे पास, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं गिवन ए पी, ठीक है। क्या गिवन है 53,48,43, ठीक। अब ये कम होते होते होगा ना कि मान लो कि कोई निगेटिव माइनस वाला आ जाए, -5 -6 ऐसा कुछ आ जाए, तो पूछ रहा पहला मतलब फर्स्ट जो पहला निगेटिव वाला नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, है ना। मतलब यहाँ पे हम मान लो लिखते लिखते यहाँ पे नंबर आएगा ना, निगेटिव में चला जाएगा ना, तो वो कौन सा टर्म होगा, मतलब 10वां टर्म होगा या 12वां टर्म होगा या 16th टर्म होगा या 15th टर्म होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कि कौन सा टर्म इसमें एपी के सीरीज में जो होगा वो निगेटिव होगा, फर्स्ट पूछ रहा है, फर्स्ट। ऐसे तो बहुत सारे निगेटिव टर्म आएंगे, सीरीज को हम आगे लेते जाएंगे तो पूछा कि पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो देखो ये जो गिवन एपी ये है, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो 53 है, यहाँ डी अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो 48 - 53 = -5 है, ठीक है। अब देखो, अब पूछ रहा है कि सिंस ये कि पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, पहले देखो कि सिंस ए एन हम इक्वल टू हम जानते हैं कि होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, नहीं तो मान लेते हैं कि वो निगेटिव टर्म जो पहला निगेटिव टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, मान लेते हैं nth टर्म होगा, नहीं क्या होगा nth टर्म, मतलब nth टर्म जो निकालेंगे मतलब या तो वो 10वां टर्म होगा निगेटिव या तो वो 12वां टर्म होगा निगेटिव, ये पूछा जा रहा है ना। तो मान लेते हैं कि nth टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा, नहीं लेट nth टर्म विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है। तो सिंस हम जानते हैं कि सिंस ए एन इक्वल टू ये होता है और ए एन जो है ये फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना, सिंस ए एन इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, ए एन क्या है फर्स्ट निगेटिव टर्म है, ए एन क्या है फर्स्ट निगेटिव टर्म है। तो एन अगर निगेटिव टर्म है तो इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा, नहीं ये क्या होगा 0 से छोटा होगा, देयरफॉर ए एन जो होगा वो 0 से छोटा होगा। अब हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है a + n - 1 × d <0, ठीक है, ए की वैल्यू। तो जब भी अगर फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा जाए तो हम इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम मान लिए कि nth टर्म क्या होगा निगेटिव टर्म होगा, तो अगर nth टर्म निगेटिव है तो जो भी टर्म होगा वो 0 से छोटा ही ना होगा, नहीं तो << लिखेंगे ना, 0 से क्या होगा छोटा होगा, तो nth टर्म क्या 0 से छोटा होगा, ठीक। यही हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं ना लिख सकते हैं 0, मतलब इक्वल टू समथिंग नहीं लिख सकते, इक्वल टू तो 0 से क्या होगा वो तो मालूम है नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि निगेटिव टर्म है तो nth टर्म जो भी होगा वो 0 से छोटा ही होगा, ठीक। अब यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा n, ठीक है। अब यहाँ पे a हम जानते हैं कि 53 होगा प्लस n तो निकालना ही है और d मालूम है -5 है <0, ठीक है। 53 - 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5n + 5 <0, 53 में 5 ऐड करोगे तो 58, -5n को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो प्लस में आ जाएगा 5n, ठीक है। अब 5 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 58/5, इधर क्या बचेगा n, डिवाइड करो कितना होगा 11.6, ठीक है। देखो गौर से देखो तो ये तुमको क्या बोल रहा है कि 11.6 और इधर n लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है, n बड़ा है, तो n किससे बड़ा है 11.6 से न बड़ा है, तो n जो है एक ये नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये तो डेसिमल में नहीं होगा। और ये यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि n जो होगा वो 11.6 से बड़ा होगा, तो 11.6 के नियरेस्ट बड़ा कौन सा होता है 12 ना, तो देयरफॉर n जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 12, है ना। तो हेंस 12 टर्म जो होगा 12 टर्म ऑफ दिस एपी विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म, सुनवाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, कि कोई भी एपी का सीरीज दे देगा, पूछ देगा कि उसमें फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, फॉर्म जो ये n = + n - 1 फॉर्म लगाते हैं वही लगाएंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो यहाँ से कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, नहीं कि an जो होगा वो 0 से क्या होगा छोटा होगा, तो बस << का सिंबल लगाना है और आगे सॉल्व करेंगे। हमेशा तुमको ये यहाँ पे जो भी आएगा पॉइंट में ही आएगा समथिंग, तो उससे जो बड़ा होगा नियरेस्ट वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। देखो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव ए रिमाइंडर 3, ठीक है। पूछ रहा है कि 10 और 300 के बीच, ठीक है। अब इसमें 10 और 300 इंक्लूडेड नहीं ना होगा, इसके बीच में बोल रहा है कि इसके बीच में ऐसे कितने नंबर्स आएंगे जिसको अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो है 3 बचे,
रिमाइंडर 3 बचे, ठीक है। ऐसे कितने नंबर इसके बीच में आएंगे, ठीक। तो हम मतलब यहाँ पे मान लो कि कुछ नंबर इसके बीच में आएंगे, तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितने, 1 2 3 4 5 6 होगा या 7 होगा, कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो इसके बीच में आएगा, जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो मतलब नंबर्स काउंट करना है, नहीं, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। अब तुम ही सोचो कि अगर मान लो तुमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा था, हम जानते हैं कि सिंस ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन निकालना है, क्या निकालना है तुमको, एन निकालने के लिए ए एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ए एन मतलब लास्ट टर्म पता होना चाहिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, डी मतलब कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमसे वो नंबर पूछा जा रहा है जिसको 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो वो 10 से बड़ा ही ना होगा, क्योंकि 10 और 300 के बीच में बोले तो 10 तो इंक्लूड होगा नहीं। तो देखो, तो पहले हम 4 को 10 से अगर डिवाइड करते तो 4 2 जा कितना आया 8, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 2, लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो एक कम आ गया कि रिमाइंडर, तो इसको एक बढ़ा देते हैं तो 11, नहीं तो इसका मतलब पहला नंबर कौन सा होगा, जो फर्स्ट नंबर जो किससे डिविजिबल 4 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 11 होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या होगा जो 4 से डिविजिबल नहीं, 4 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर क्या बचे 3 बचे। देखो 4 से डिवाइड करो 4 2 जा 11 को डिवाइड करोगे 4 से तो 4 2 जा 8 आएगा, नहीं है, देखो रिमाइंडर 3 आया है ना। तो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना चाहिए 3 आना चाहिए, आ रहा। तो अगला नंबर क्या होगा 4 जोड़ दो, नहीं 11 और 4 15, नहीं तो 15 में देखो 4 4 बढ़ाते जाएंगे, तो देखो इसमें 4 बढ़ा दिए तो 15 आएगा, इसको डिवाइड करो 4 3 जा 12, तो 3 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं। तो इस तरह नंबर देखो 2 नंबर लिख दिए तो डी तो पता चल गया 4 आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक। तो डी तो निकल गया, लेकिन हमको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी होता है, उसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस तो निकल गया, लेकिन ये फर्स्ट टर्म भी तो पता चल गया, लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता चला। लास्ट वाला कौन सा नंबर जो होगा जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 बचे, तो लास्ट में से नंबर है कितना 300, लेकिन 300 तो इंक्लूडेड नहीं ना होगा इसमें, 300 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है क्या चीज़ कि 10 और 300 के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम 4 को 300 से डिवाइड करते थे कितना आ रहा है 4 7 जो 98, ठीक है। यहाँ आएगा 0, तो 4 5 जो 20 तो डिवाइड ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नंबर चाहिए इस 300 से कम जो किससे डिविजिबल हो जाए, सॉरी डिविजिबल नहीं, 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना बचे 3 बचना चाहिए। मतलब यहाँ पे नंबर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, नहीं तो 4 5, तो देखो 300 से तो कम ही ना होगा, 300 से क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे अभी जो 300 रखे हैं तो यहाँ पे कितना है 20 ना, तो अगर ये नंबर 300 से कम होगा तो ये 20 से भी कम होगा, यहाँ 20 से कम आएगा, नहीं अभी अगर 20 है तो 4 5 जो 20 लग रहा है, इसका मतलब 4 4 जा लगेगा, यहाँ पे कितना लगेगा 4 4 जा लगेगा, 5 तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 20 रहेगा तब तो 5 लगेगा, और 20 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 300 से कम ना कोई नंबर होगा यहाँ पे। तो जो भी नंबर होगा यहाँ पे 4 से लगेगा कि नहीं, 4 4 जा 16, नहीं तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, दोनों को ऐड कर दो 16 और 3 कितना होगा 19, तो यहाँ पे कितना होगा 19, ठीक है। देखो तो 20 के बदले यहाँ पे कितना आ गया 19, मतलब एक कम हो गया कि नहीं, तो यहाँ 300 में से एक कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए 300 से एक कम होना चाहिए। तो 300 से एक कम करेंगे तो क्या होगा 299। तो यहाँ पे लास्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 बचे वो नंबर क्या होगा 299, ठीक है, ठीक। तो हेयर फर्स्ट टर्म जो हो गया हमारा 11 हो गया, ठीक है। डी जो हो गया वो 15 माइनस 11 कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है। और ए एन लास्ट टर्म जो हो गया हमारा 299 हो गया, नहीं तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे 11 15 आया, 10 और 300 के बीच में 11 आया, 15 और भी नंबर सब आएंगे ना, तो पूछ रहा है कितना नंबर से ये काउंट करना है, नहीं तो काउंट तो यहाँ पे हम सब नंबर लिख के तो नहीं काउंट करेंगे, बस हमको फर्स्ट नंबर लिखना है, सेकेंड नंबर लिखिए जिससे डी निकल गया, लास्ट टर्म लिख लिया उससे एन निकल जाएगा, क्योंकि सिंस ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको पता है 299, ए पता है हमारा 11 प्लस एन तो निकालना है, और डी मालूम है 4 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 299/4, 11 भी इधर आएगा तो क्या होगा -11 बराबर n माइनस 1, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, 299 माइनस 44 बराबर n माइनस 1, 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ भी 5, यहाँ हो गया 2/50/4 बराबर n माइनस 1, ये 1 को भी इधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 255 + 4/4, तो कितना हो जाएगा 259/4 बराबर n, ठीक है। देखो यहाँ पे गलत हो गया, पहले हम 4 को ही ट्रांसपोज कर दिए, पहले 4 ट्रांसपोज नहीं ना होगा, पहले जोड़ घटाव में जो 11 है वो 11 ट्रांसपोज होगा ना,
तो यहाँ ये कैंसिल करते हैं। हम किसको ट्रांसपोज करेंगे, पहले 11 ट्रांसपोज होगा ना, 299। यहाँ पे कैसे समझ गए, क्योंकि एन यहाँ पे क्या चीज़ में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो एन तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, इसका मतलब हम कुछ गलत कर दिए, ठीक है। तो 11 तो ट्रांसपोज होगा 210 माइनस 11 बराबर n-1 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ से ये भी पता चल गया, यहाँ से दो बातें पता चली कि हमको अगर यहाँ कुछ गलत हो जाएगा तो यहाँ पे एन क्या चीज़ में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, इससे हम पता चल गया कि कुछ गलत हो रही है, ठीक है। अब इसे यहाँ पे क्या गलत हो रही थी कि यहाँ पे हम पहले प्लस माइनस वाला को नहीं ट्रांसपोज करके यहाँ जो प्रोडक्ट में 4 इसको ट्रांसपोज कर दिए। तो ये भी रिकॉल हो रखना दिमाग में कि पहले हमको प्लस माइनस में जो है उसको ट्रांसपोज करना ना कि प्रोडक्ट वाला टर्म्स को, ठीक है। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 288 बराबर n-1 इंटू 4। अब 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो बाई में आएगा, 4 इधर बचेगा, n-1 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 1 जाओ 4, 2 जाओ 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो n बराबर 73। तो 10 और 300 के बीच ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचेगा, 73 टर्म्स होंगे टोटल, ठीक है। क्लियर है। देखो यहाँ जो AP दिया हुआ है, गिवन AP है, AP क्या है, -4/3 कॉमा -1 -2/3 डॉट 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 4:4 होल 1/3 ये AP दिया है। और तुमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स, इसके मिडिल में जो 2 टर्म आएंगे वो दोनों टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तब देखो बीच में कौन सा टर्म आएगा, बीच में 2 टर्म आएगा, बीच में 2 टर्म आएगा, यहाँ पे बोल भी दे रहा है कि 2 मिडिल टर्म आएंगे, उस दोनों मिडिल टर्म का सम निकालना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर का सीरीज है, ठीक है। देखो इसके मिडिल में 2 टर्म आएंगे कि नहीं, ये दोनों टर्म का क्या करना है, सम करना है, तब 10 आएगा, ठीक। तो बीच में कौन सा टर्म है, यहाँ पे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है, लेकिन यहाँ पे तुमको तो पता नहीं है कि बीच में कौन सा टर्म है, इसके लिए हमको टोटल टर्म्स देखना पड़ेगा ना। अगर मान लो जैसे यहाँ पे हमको टोटल टर्म्स पता चल गया, स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े हो इस तरह से, जैसे टोटल टर्म्स अगर मालूम चल गया कि 1 2 3 4 5 है, टोटल टर्म्स कितने हैं, सॉरी 4 है, टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, 4 है, जो कि क्या है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर तो बीच में कितने टर्म्स आएंगे, मिडिल 2 टर्म्स होंगे, 2 मिडिल टर्म्स होंगे, कौन कौन से, तो बाई 2 कर देते हैं उसका, तो कि देखो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड 2 मिडिल टर्म आएंगे, सेकेंड और थर्ड। स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे तो उतना ये यहाँ पे प्रेस देने की जरूरत नहीं है, रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हमको इसके बीच में 2 टर्म्स जो आएगा तो कौन सा 2 टर्म आएगा ये पता करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, टर्म की संख्या कितनी है, इसमें n निकालना पड़ेगा, नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है हमारा -4/3 है, यहाँ जो d देखेंगे कॉमन डिफरेंस, दोनों टर्म को माइनस करेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे ना, -1 अब माइनस, तो ये टर्म लिखेंगे तो ये टर्म क्या चीज़ में है, -4/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 1/3। देखो पॉजिटिव है क्योंकि नंबर क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि नेगेटिव आता है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया है, तो डी क्या चीज़ आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो डी कितना आ गया 1/3। तो सिंस an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। यहाँ देखो यहाँ पे हेयर लिख देंगे, ठीक है। लास्ट टर्म भी तो यहाँ पता है ना कितना है, 4 होल 1/3 मतलब 13/3, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू देंगे 13/3, ए हमारा -4/3 है, एन तो निकालना है, और डी हमारा 1/3 है। यहाँ देखो जो प्लस माइनस में ये वाला टर्म इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे ना, इसको मत कर देना है, ठीक है। तो 13/3 ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4/3, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 1/3, इधर ऐड करेंगे तो कितना होगा 17/3, ऊपर वाला काट इसको भी ऐड कर देंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 ही ना रहेगा, n-1, इस 1/3 को ट्रांसपोज करेंगे 3 इधर जाएगा तो इंटू में चला जाएगा, इंटू 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 17 बराबर n-1, 1 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो +1, तो n कितना हो गया 18, तो n की वैल्यू कितनी निकल गई 18, विच इज और इवेन, जो क्या है इवेन है। तो इसके बीच में 2 मिडिल टर्म आएंगे नहीं, देयरफॉर 2 मिडिल टर्म्स आर। अब इसके बीच में 2 मिडिल टर्म होंगे तो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होगा, एक 18/2 होगा और एक 18/2 करके एक प्लस कर देंगे ये टर्म्स, ठीक है। 18 ये दोनों टर्म्स जो होंगे वो मिडिल टर्म होंगे, नहीं 18/2 करेंगे तो 9th टर्म, और उसके ना जस्ट नेक्स्ट वाला ना, इसको सॉल्व करो तो 10 आ रहा है, तो 10th टर्म, 9th टर्म और 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा मिडिल टर्म होगा। अब दोनों मिडिल, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सम निकालने के लिए दोनों टर्म, जो भी मिडिल मोस्ट टर्म है वो दोनों का सम निकालने के लिए, तो पहले हमको 9th टर्म निकालना पड़ेगा फिर 10th टर्म निकालना पड़ेगा, नहीं। देयरफॉर a9 हम जानते क्या लिखते हैं a + 8d, ठीक है। फिर इसी तरह से हम क्या निकालेंगे a10, तो a10 निकालने के लिए क्या लिखेंगे a + 9d, ठीक है। चाहे 10th टर्म निकालने के लिए भी करेंगे, 9th टर्म निकल रहा है उसमें हम d जोड़ देंगे। नेक्स्ट टर्म कैसे निकलता है, d ++ कर करके ना, नहीं
तो 10th टर्म निकालना, तो यहाँ पे हम क्यों लिखेंगे, ऐसे सीधे लिखेंगे 10th टर्म निकालना है तो 9th टर्म में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 9th टर्म निकालेंगे तो ए हमारा कितना है -4/3 प्लस 8 इंटू डी है हमारा 1/3, ठीक है। तो -4/3 अब प्लस 8/3, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। देखो 9th टर्म हमारा कितना आ गया, 9th टर्म 4/3, ठीक है। अब 10th टर्म निकालना है तो 9th टर्म हमारा आ गया 4/3, और नेक्स्ट टर्म निकालने क्या करते हैं, डी को जोड़ देते, तो डी हमारा कितना है 1/3, तो कितना आ जाएगा 5/3। देखो 4/3 आ गया, ये आ गया 5/3। अब बोल रहे दोनों का सम निकालेंगे तो ए 9 + 8 10, 4/3 + 5/3 तो कितना हो जाएगा 9/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, नहीं तो दोनों 9th टर्म 10th टर्म का सम करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। बात समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें। एपी का सीरीज़ दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म लिख के रख लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका पता है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो ये यहाँ पे सेकेंड टर्म लिखा, ये फर्स्ट टर्म लिखा, ये बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो बीच में ये वाला माइनस देंगे ना, तो वो माइनस है, ठीक है। अब हम देखना है इसमें टोटल बीच का टर्म निकालना है कि कौन सा दो टर्म बीच में होगा, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, नहीं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है, तो n निकाल के रख लिया, 18 आया। अगर 18 आया तो इस स्टैटिस्टिक्स से हम जानते हैं कि अगर इवेन आता है तो बीच में दो टर्म्स आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 है जो इवेन टर्म्स है, तो बीच में दो टर्म्स आया कि नहीं। अगर यही मान लो कि अगर कोई ऑड रहेगा ना, जैसे यहाँ पे देखो 5 नंबर है, देखो बीच में एक ही आएगा 12, क्योंकि इधर दो इधर बीच में एक ही आएगी नहीं। अगर इस नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या अगर ऑड हो तो बीच में एक ही टर्म्स आएगा, लेकिन इवेन है तो बीच में दो टर्म आएगा। तो दो मिडिल टर्म्स कौन कौन से आएंगे, इसका आधा जो होगा वो टर्म्स, इसका आधा करेंगे तो 9 आएगा, तो 9th टर्म उसके जस्ट नेक्स्ट वाला 10th टर्म, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे 9th टर्म और 10th टर्म क्या आएगा, मिडिल टर्म्स होगा। तो आप पूछ रहा है कि 9th टर्म्स और 10th टर्म जो मिडिल टर्म आएंगे उसका सम निकालेंगे, तो पहले 9th टर्म निकालना पड़ेगा, तो 9th टर्म निकाल दिए एपी से ही, फिर 10th टर्म निकाल दिए। 10th टर्म निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि 9th टर्म मालूम है तो उसमें सीधे डी जोड़ देंगे, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए करते हैं ना, ठीक है। अब टर्म्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चंस बनाने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि मान लो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म बोलेगा ना, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स विच आर इन एपी, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलेगा जो एपी में है, अगर सपोज करना रहेगा तो ऐसे 3 टर्म्स ऐसे मत सपोज कर लेना। जैसे मान लो, जैसे इससे भी पहले देखो कि जैसे मान लो कि अगर मान लो पहला टर्म बता है 2 है, पहला टर्म क्या है 2 है, और अगर डी मान लो चल गया कि 5 है, तो नेक्स्ट टर्म जो कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म डी जोड़ दोगे, इसमें 2 में 5 जोड़ दोगे, 7 आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, नहीं तो प्रत्येक टर्म्स में डी जोड़ते जाएंगे, आगे निकलते जाएगा। अगर डी पॉजिटिव रहेगा तो नंबर इंक्रीज करते जाएगा, डी निगेटिव रहेगा तो नंबर डिक्रीज करते जाएगा, नहीं तो कभी भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स रहे, अगर ये सपोज करना रहेगा, नहीं तो हम कैसे क्या सपोज करेंगे। देखो पहला टर्म जैसे मान लो कि एक हम ए ले लिए, ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालना तो क्या करेंगे, a + d करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टर्म निकलेगा। अगर इसके पहले वाला टर्म निकालना हो तो d क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे सेकेंड टर्म 7 है, अगर इसके पहले वाला टर्म निकालना है तो d क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह इसके पहले वाला अगर टर्म निकाले तो क्या लिखेंगे, a - d, ठीक है। देखो 3 टर्म्स निकला, ये तीनों टर्म्स क्या चीज़ में, एपी में। अगर 3 टर्म्स का भी सपोज करना हो, ठीक है, तो पहला टर्म सपोज करोगे a - d, दूसरा टर्म हो गया a और तीसरा टर्म हो गया a + d, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देखो, अगर ये सीरीज एपी में है तो दोनों का डिफरेंस भी करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंस करके देखो, डिफरेंस कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो a - अब माइनस दिए तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना, तो a - a + d। देखो a से कैंसिल क्या बचेगा, d बचा, कॉमन डिफरेंस कितना बचा, d। फिर ये दोनों का भी डिफरेंस d ही होना चाहिए, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालने के पहले ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे, a + d - a से कैंसिल तो कितना बच गया, d। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस क्या आया, सेम आया, d का d आया। d जो भी हो 5 6 7 8 जो भी हो, नहीं तो अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो एपी में अगर सपोज करना हो तो याद रखना a - d, पहला टर्म दूसरा टर्म a होगा और तीसरा टर्म a + d होगा। नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जो एपी में है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स विच आर इन एपी एंड देयर सम इज 30 फाइंड ए, क्या पूछ देगा, फाइंड ए, ठीक है। बस इतना ही देखो क्वेश्चन में, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स विच आर इन एपी, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स विच आर इन एपी एंड देयर सम इज 30 फाइंड ए
ए। तो देखो, तो हम वहाँ पे अगर तुम ऐसे सपोज करोगे कि 3 कंजुगेटिव टर्म से आया था, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, मतलब डी डी ऐड बढ़ाते जाएंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। तो फिर गलत नहीं हो जाएगा, मतलब तुम क्वेश्चन के आंसर पे पहुँच नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए ऐसे भी करोगे तो भी सही है, लेकिन हम आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे, रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमको 3 कंजुगेटिव टर्म्स मानना है तो ऐसे ही मानोगे। देखो, 3 कंजुगेटिव टर्म मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार तीनों का सम कितना दिया है 30, तो तीनों का सम निकालोगे बराबर 30 दोगे। देखो, ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितना होगा 3a बराबर 30, ठीक है। यहाँ से ए निकालोगे तो 3 ट्रांसपोज कर दी, कितना आएगा 10। तो देखो ए कितना आ गया 10 आ गया, तो ए निकल गया कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से तुम अगर मान लो 3 कंजुगेटिव टर्म्स अगर ये मानते कि हमको पता है कि पहला टर्म अगर ए लेंगे, दूसरा टर्म इसमें नेक्स्ट में डी ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट में डी ऐड कर देंगे, तो 3 कंजुगेटिव टर्म्स मिल गया। अब ये लिखोगे ए प्लस डी ए प्लस 2d बराबर 30। तो देखो, यहाँ से ए नहीं आएगा क्योंकि ए भी रह जाएगा यहाँ वेरिएबल और डी भी रह जाएगा। लेकिन ऐसे सपोज करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ए रहेगा, ठीक है। तो याद रखोगे 3 कंजुगेटिव टर्म्स अगर ए पी में हो तो ये सपोज करना है, ठीक है। और कभी कभी 4 पूछ देगा 4 कंजुगेटिव टर्म्स, तो उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, या तो 3 कंजुगेटिव टर्म्स पूछेगा तो 4 पूछेगा, ठीक है ना। यही 2 5 6 7 नहीं पूछता है, ठीक है। तो 4 कंजुगेटिव टर्म्स निकालना हो तो फर्स्ट हम इसको भी याद रखना पड़ेगा कि पहला a माइनस 3d मानोगे, दूसरा टर्म होगा हमारा a प्लस डी होगा, ठीक है। सॉरी a माइनस डी होगा, दूसरा टर्म a माइनस डी होगा, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी होगा, और नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d होगा, ठीक है। तो ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा। अगर 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स होंगे, अगर 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स विच आर इन ए पी, तो पहला a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी, और फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। यहाँ a माइनस डी लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस दोनों टर्म का डिफरेंस करके चेक करो, सब में डिफरेंस सेम ही आएगा। ये दोनों का डिफरेंस करोगे तुम तो 2d आएगा, ये दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी 2d आएगा, ये दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी 2d आएगा, है ना। देखो, तो डिफरेंस दोनों का डिफरेंस दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं हर जगह पर। इसका मतलब ये चीज़ नंबर क्या चीज़ में है, हम जो सपोज कि AP में है। तो 4 अगर सपोज करना हो कंजुगेटिव टर्म्स, तो यही सपोज करोगे कि लेट 4 कंजुगेटिव टर्म्स आर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। जैसे क्वेश्चंस देखेंगे हम इसके अनुसार, ठीक है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगी क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 के लिए और 4 के लिए हमें याद रखोगे, ठीक। देखो, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव नंबर्स इन एन AP, 4 कंजुगेटिव नंबर्स है जो AP में है, इज 32, ठीक है। 4 कंजुगेटिव नंबर्स का सम है जो AP में, उसका क्या है 32। जब इतना ही देखेंगे 4 कंजुगेटिव टर्म्स है जो AP में, उसका सम 32 है, तो हम इतना ही पढ़ के हम सब याद आ जाएगा वो चीज़ कि हमको 4 कंजुगेटिव टर्म्स जो अगर AP में है तो हमको क्या सपोज करना है। नहीं, लेट द 4 कंजुगेटिव नंबर्स। देखो, तो हम क्या कर पाएंगे आसानी से, आधा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी से हम समझ में आ गया कि हमको कैसे प्रोसीड करना है। नहीं, विच आर इन AP आर क्या होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ठीक है। आगे देखो, तो चारों का सम कितना दिया 32 दिया क्वेश्चन के अनुसार, एंड द रेशियो ऑफ द, और एक और कंडीशन दिया, रेशियो दिया किसका, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। रेशियो निकालेगा तो किसका रेशियो बोल रहा है। रेशियो में हम क्या करते हैं, एक ऊपर लिखते हैं और एक नीचे लिखते हैं। पहले इसके अनुसार ये सॉल्व कर लेते हैं। पहले जैसे यहाँ पे दिया 4 कंजुगेटिव टर्म का सम कितना दिया 32 दिया है। मान लिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि चारों का सम, तो बीच में प्लस देंगे, a प्लस 2d बराबर 3d है यहाँ पे, है ना, बराबर कितना आएगा 32 दिया क्वेश्चन में, ठीक है। सम कितना दिया 32। यहाँ देखो, अब d वाला के साथ जोड़ोगे a वाला के साथ 1 2 3 4, तो 4a लिखोगे 3d प्लस में या 3d माइनस में, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, यहाँ d माइनस में, यहाँ d प्लस में 0 हो जाएगा, तो 4a कितना बचा 32। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकल गया हमारे पास 8। आगे तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में अगेन, ठीक है, अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, इसलिए अगेन लिखे हैं रेशियो में क्या आता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। देखो तो किसका रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, ऊपर में एक में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। ऊपर में फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट,
देखो रेशियो दिया रहेगा तो उसके बाद एक चीज़ ऊपर में, नीचे वाला जो लिखा रहेगा ना 2 के बाद लिखा रहेगा, 2 करके लिखा रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 2, देखो लिखा है ना 2, तो 2 जो के बाद जो लिखा रहेगा वो नीचे आएगा। किसके क्या बोल रहा है, क्या नहीं आएगा नीचे, प्रोडक्ट ऑफ द 2 मिडिल टर्म्स, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है। जो मिडिल टर्म्स आएंगे दो, जैसे अभी मिडिल वाला क्वेश्चन देखे थे ना, 2 मिडिल टर्म्स जो आएंगे उसका रेशियो, उसका दोनों का रेशियो, ठीक है। कितना आ रहा है क्वेश्चन के अनुसार 7/15, ठीक है। तो ऊपर में फर्स्ट और लास्ट टर्म और नीचे में मिडिल टर्म, ठीक है। तो देखो हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता है, देखो फर्स्ट ये है और लास्ट ये है, तो a-3d इंटू a+3d, ठीक है। अब 2 मिडिल टर्म्स, देखो मिडिल में तो 2 आएगा, एक नहीं आएगा, ये दोनों, ठीक है। तो दोनों मिडिल टर्म्स का क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ना, तो a-d इंटू a+d बराबर 7/15। देखो a की वैल्यू पता है, यहीं पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पुट करेंगे बहुत बार पुट करना पड़ेगा, सॉल्व करते जाएंगे, बाद में जब जहाँ जरूरत, जब पेन रुक जाएगी तब हम पुट कर देंगे। पेन रुक जाएगी मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे भी दोनों का प्रोडक्ट तो कर सकते हैं, देखो a+b इंटू a-b के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो b की जगह क्या है 3d, तो क्या हो जाएगा 9d²। अब बाई में देखो इसी में नीचे भी करोगे a² - d² बराबर 7/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 से करोगे तो 15a² - 15 9 जा करोगे 135d², ठीक है। अब 7 से करोगे तो 7a² - 7d², a² एक साथ ले आते, 7 इधर आएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 11 होगा ना, सॉरी कितना जाएगा 8 होगा, 8a², ये 135d² को इधर लेके चले जाते हैं तो -7 इधर है, अब 130 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 128d²। सॉल्व कर लोगे अपना अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से a² निकालोगे तो क्या लिखोगे 128d²/8 आएगा, 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा a² बराबर 8 1 जा 8, 8 6 जा, ठीक है, d²। तो यहाँ पे d² निकालना है हमको, क्योंकि a तो मालूम है, तो d² निकालोगे तो क्या लिखोगे a²/16, ठीक है। अब a² देखो a की वैल्यू तो मालूम है 8 है, तो 8 इंटू 8 a² है ना, बाई 16 बराबर d², ठीक है। 8 2 जा 16, 2 से कैंसिल होगा 4, तो d² बराबर कितना आ गया 4, तो d बराबर क्या हो जाएगा +-2 घेर दो। देखो d की 2 वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू एप्लीकेबल होगा, क्योंकि d पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टर्म हमारा एक ही है 8 है, तो मान लो एक बार d केस 1 केस 2 करके लिखेंगे, अगर d हमारा +2 हो तो क्या होगा, नंबर्स 4 नंबर पूछा ना, फाइंड द नंबर्स, क्या पूछा नंबर्स निकालने के लिए, तो नंबर्स तो हमारा यही है ना, तो एक बार d +2 पुट कर देंगे चारों में, एक बार d क्या पुट करेंगे -2, ठीक है। तो देखो यहाँ जो हमारा a था 8 था नहीं, और d क्या था +-2 था, तो इफ़ d बराबर +2, अगर d हमारा +2 होगा देन रिक्वायर्ड नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a है 8 है, और नेक्स्ट टर्म निकालने क्या करते हैं, d ऐड कर देते हैं, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 12 14 इस तरह से जाएगा नहीं। और इफ़ d बराबर -2 देन d +2 है, तो हम 4 नंबर क्या माने थे a-3d, दूसरा था a-d, नेक्स्ट था a+d, और नेक्स्ट था a+3d, ठीक है। तो अगर d +2 है, 8 तो 8 ही रहेगा, d 2 रहेगा, तो पुट करो यहाँ से, तो a-3d तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे यहाँ पे 8 डालोगे, a की जगह डालोगे 8 और -3 इंटू d, तो 3 2 जा 6, 8 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 होगा। फिर नेक्स्ट a-d निकालोगे, तो a-d करोगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। फिर क्या है a+d, इस तरह सॉल्व करके 4 नंबर निकाल सकते हो ना, तो a+d, तो a है 8 और d है 2, तो 8 2 10, आगे कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो 4 बढ़ रहे हैं तो 4 बढ़ाते जाओ, नहीं इस तरह से डॉट डॉट नहीं होगा, 4 नंबर ही है ना, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 2 6 10 14। अब अगर मान लो d अगर -2 रहेगा तब क्या होगा नंबर, तो यहाँ पुट करेंगे a-3d में पुट करोगे, देखो a लोगे 8 लोगे, ये माइनस होगी, ये वाला -3, और d की जगह क्या दोगे -2, तो देखो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 14, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 14 नहीं। अब देखो सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या है a-d, तो a की जगह लोगे 8
और डी की जगह क्या लो, ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस दिए, और डी की जगह -2 है, तो ये तो डी के वैल्यू वाला माइनस है ना, तो 8 माइनस माइनस प्लस, 8 + 2 तो कितना हो जाएगा 10। तो देखो 14 के बाद 10, आगे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो 4 गया, 4 कम हो रहा है, तो 10 में से 4 गया तो 6, फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। तो ये जो 14 10 6 2 हो जाएगा। देखो नंबर वही है, देखो यहाँ पे नंबर वही है, बस एक बार इंक्रीजिंग में है, इधर डिक्रीजिंग में है एक बार, तो एक बार डी +2 में, एक बार मेरी -2 में है। नंबर्स तो वही रहेगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से 2 केस करके लिख देंगे, तो रफ किए है ना यहाँ पे, ए डी केस कर इफ डी बराबर +2, एक बार लिख देंगे इफ डी बराबर -2, द रिक्वायर्ड नंबर दिस एंड दिस, ठीक है, समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन एन ए पी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज इतना, नहीं एन टर्म्स का सम दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है एस एन इजकल टू दिया हुआ है 3n² + 13n/2, नहीं एन टर्म का सम दिया हुआ है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड 25th टर्म, क्या पूछ रहा है 25th टर्म पूछ रहा है, मतलब तुमसे पूछा जा रहा है A25 इजकल टू व्हाट, ये पूछा जा रहा है कि नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन देखने पर तुमको लगेगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ बातें जाननी पड़ेगी। देखो जैसे मान लो कि कोई नंबर का सीरीज है 2 5 8, ठीक है 11, ठीक 4 टर्म है, तुम क्या करो चारों टर्म का सम करो, ठीक है। क्या करते हैं हम, चारों टर्म का सम करते हैं, तो सम करो कितना आएगा 7 8 15 11 26, चारों टर्म का सम करोगे तो कितना है 26। अब इस 3 टर्म का सम करो यहाँ तक, तो कितना आएगा 3 टर्म का सम करेंगे हम, स्टार्टिंग से 3 टर्म, फर्स्ट से 3 टर्म, तो कितना आएगा 15 आएगा ना। अब इस दोनों को तुम माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो कितना आएगा 11। देखो 4th टर्म आया, जो 4th टर्म, तो यहाँ पे ये 4th टर्म आ गया, ठीक है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि चारों को सम करेंगे, उसमें से इस तीनों का सम माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा। तुम ऐसे कहीं भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि 3 टर्म तक का सम किए तो 15 आया, 3 टर्म का सम किए तो कितना आया 15 आया। अब इस 2 टर्म का सम करो, ठीक है 2 ही टर्म का, तो 7 आएगा, दोनों को माइनस करो, दोनों क्या करो माइनस, कितना आएगा 8। देखो 3rd टर्म आ गया, कितना आ गया 3rd टर्म आ गया। देखो मतलब इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर 3rd टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म 3rd टर्म निकालना हो, तो 3 S3 में से क्या माइनस कर देंगे S2, 3rd टर्म निकालना हो तो 3 टर्म के सम में से क्या माइनस कर देंगे 2 टर्म का सम। इसे तो जानते हैं ना, 3 टर्म का सम निकालेंगे, उसमें से 2 टर्म को सम करके माइनस कर देंगे तो तीसरा यही बचेगा ना। उसी तरह 4 टर्म का सम निकालेंगे, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो लास्ट वाला टर्म ही बचेगा ना। तो 3rd टर्म निकालना हो तो S3 में से S2 माइनस कर देंगे। इसी तरह हम अभी देखिए 4th टर्म निकालना हो तो 4th टर्म के सम में से 3 टर्म का सम माइनस कर देंगे। नहीं इसी तरह सोचो कि 18th टर्म निकालना हो तो S18 में से क्या माइनस कर देंगे S17 माइनस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ से बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं सिमिलरली अगर मान लो, मतलब देखो यहाँ 18 टर्म निकालना है तो S18 और उससे एक कम, नहीं तो इसी तरह अगर nth टर्म निकालना हो तो SN में से क्या माइनस कर देंगे, जो टर्म निकालना है वहाँ यहाँ पे उसी उतना ही टर्म का सम, उससे nth टर्म निकालना है तो n टर्म का सम, और इसमें यहाँ पे कौन सा टर्म का सम निकालेंगे, एक कम, 18 था तो एक कम कर दी 17, तो n है तो एक कम कर देंगे। नहीं तो ये एक फॉर्म जनरल फॉर्म निकल के आता है AN इक्वल टू SN-1, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करी, nth टर्म के जनरल फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं AN इक्वल टू तो होता है ये A + n-1 इंटू डी, एक ही इससे भी रिलेशनशिप आता है, सम का रिलेशनशिप आता है किससे टर्म से, नहीं ये भी एक रिलेशनशिप आता है। इसी रिलेशनशिप से अभी जो क्वेश्चन दिया गया था वो इसी से सॉल्व होगा। तो हम कैसे समझ गए यहाँ से आएगा, तो देखो यहाँ पे 2 बातें आती है। तुम सोचोगे कि SN बराबर ये होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो देखो इसमें इतना सारा वेरिएबल्स आएगा। SN इक्वल टू अगर हम मान लो थोड़ी देर के लिख देते हैं कि SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया, जितना भी क्वेश्चन बताएं अभी कि जो दिया रहे वही निकाला करो, मतलब कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अनुसार क्या सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो जो गिवन है SN बराबर, तो SN की जगह हम ये लिख सकते हैं और तुम इधर ये लिख दोगे, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं ना है। तब यहाँ पे एक चीज़ बात सोचो कि अगर इतने सारे वेरिएबल्स हैं, A है D है N है, 3 वेरिएबल्स है, और क्वेश्चन में कोई और इक्वेशन कोई नहीं दिया, कोई रिलेशनशिप नहीं दिया, इसी रिलेशनशिप से हमको निकालना है। तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि यहाँ से कुछ भी वैल्यू निकलेगा ना, A का निकलेगा ना, D का निकलेगा ना, N का निकलेगा, ठीक। तो एक तो बातें यहाँ पे ये मन में आएगी, ठीक है।
लेकिन ये मन में आई, ये हम सोचे, इसके बाद आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ तो और सोचोगे ना, अभी जो हम पढ़े हैं उसके अनुसार दो चीज़ तो पता चल रही है कि क्या क्या अप्लाई करना है। एक ये अप्लाई करेंगे, नहीं सॉल्व हुआ। ठीक, एक ये सोचो कि n की जगह अगर हम 1 लिख देते S1 निकल के आएगा, n की जगह हर जगह 1 1 लिखेंगे तो S1 का वैल्यू निकल के आएगा, n की जगह 2 लिखेंगे तो S2 का वैल्यू निकल के आएगा, n की जगह 20 लिखे तो S20 का वैल्यू निकल के आएगा। उसी तरह मतलब हम यहाँ से किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, या S20 का, या S15 का, S16 का। तो अगर हमसे क्वेश्चन में A25 ही पूछ रहा है तो S25 में से हम माइनस नहीं कर सकते हैं S24, कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, जब हम यहाँ सब कुछ निकाल ही सकते हैं, यहाँ से S1 निकाल सकते हैं, S10 निकाल सकते हैं, S15 निकाल सकते हैं, तो हम ये भी तो फॉर्म जानते हैं कि नहीं, अगर 25th टर्म निकालना है तो 25th टर्म का सम करके उसको 24th टर्म में से माइनस कर देंगे तो 25 टर्म निकलेगा कि नहीं। ये कहाँ से आया, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस AN इक्वल टू क्या होता है SN माइनस 1। तो आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो S25 में से S24 माइनस करेंगे तो S25 में, तो देखो n की जगह क्या देना है 25, तो यहाँ पे इसमें पुट करेंगे n की जगह 25, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 25 अब बाई में 2। ठीक है, फिर माइनस, फिर अब ये S24 का वैल्यू निकालेंगे, n की जगह 24 देंगे तो 3 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 24 बाई 2। ठीक है, अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब देखो तुम इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो आसानी है, 25 का स्क्वायर तो जानते ही 625 होता है, 24 का स्क्वायर जानते हो 526 होता है, 526, 24 का स्क्वायर पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैलकुलेट करके सॉल्व कर लोगे, आसानी से निकल के आ जाएगा। तो हमारा A25 का जो वैल्यू है पूछ रहा था फाइंड 25th टर्म, तो 25th टर्म निकल गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहे SN इक्वल टू समथिंग, तो कोई भी टर्म पूछे तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, तो हमें बस ये याद होना चाहिए, ध्यान में होना रहना चाहिए कि कोई भी टर्म निकालना हो उसके उतने टर्म के सम में से उसमें से एक टर्म कम माइनस कर देंगे। नहीं, जैसे A30 टर्म निकालना हो तो S30 में से क्या माइनस कर देंगे S29, तो 30th टर्म निकल के आएगा। ठीक है, 30वां टर्म निकल के आएगा, क्लियर है? तो उसके लिए ऐसा दिया रहेगा कुछ में, तब तो नहीं दिया रहेगा तो A30 इक्वल टू जानते हैं A प्लस 20 तो यहाँ से निकाल लेंगे, जैसा क्वेश्चन में गिवन उसके अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे ना, क्लियर है?